Good morning, students. So this is our second lecture. So we are going to start with, कल हमने जैसे पढ़ा था कि जीन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन बनाता है, और जो प्रोटीन हमारे कैरेक्टर्स को डिराइव करता है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे हमारा बाल कैसा होगा, कर्ली होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है, जो भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें जीन से हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो जीन होता है वो क्या होता है, तो आपने देखा होगा डीएनए का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जो होता है, उसका जो एक सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट क्या होता है, जीन, ठीक है। उस सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। अब ये जो जीन होता है वो हमारे बॉडी में जो हमारे कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जीन से पहले क्या बनता है, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी में कैरेक्टर्स को डिराइव करता है। सो डीएनए प्रोड्यूस प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ आरएनए, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सेंट्रल डोग्मा। हमने कल ही पढ़ा था कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। आपको यहाँ पे देखो सीक्वेंस में कुछ कोड्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ए टी जी सी। तो ये क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं एडिनाइन होता है, ए से, टी से थायमिन होता है, सी से साइटोसिन होता है, और जी से ग्यूनिन होता है, ठीक है। तो ये कोड्स भी आप याद कर लोगे। अगेन हम कहाँ पे थे, ये हो गया था एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। टाइप्स ऑफ आरएनए, इसमें आरएनए भी था। आरएनए कितने टाइप के होते हैं, एक देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक एमआरएनए है, एक टीआरएनए है, और एक आरआरएनए होता है, ठीक है। तो एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मतलब मैसेंजर आरएनए क्या होता है, वो डीएनए से कोड जो होते हैं हमारे यहाँ पे जो कोड थे TACG, इस कोड को लेकर जाते हैं राइबोसोम्स के पास टू प्रोड्यूस प्रोटीन। वहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए वो कोड को ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैरीज कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देन अगेन उसमें एक आरएनए होता है, दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए। ये क्या काम करते हैं, ये अमाइनो एसिड बनाने के लिए टीआरएनए के पास जो स्पेसिफिक मटेरियल होता है वो उसको लेकर जाते हैं, मतलब एमआरएनए का ही काम करते हैं। तो सिंबल्स अमाइनो एसिड्स, जो आरआरएनए होता है अमाइनो एसिड बनाने का काम करता है, टीआरएनए से स्पेसिफिक ऑर्डर जो भी होंगे वो एमआरएनए तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो मेड द आरएनए बाय न्यूक्लियस। और उसके बाद होता है टीआरएनए, दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए। यहाँ कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा टीआरएनए, ये होता है ट्रांसफ़र आरएनए, जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जो आरआरएनए ने किया कि वो अमाइनो एसिड बनाने के लिए जो प्रोटीन का जो मैसेज होता है वो लेकर जाएंगे एमआरएनए के पास। तो टीआरएनए जो होता है ट्रांसफ़र आरएनए, सिर्फ उनका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो मैसेज होगा वो मटेरियल उनको वहाँ पे वो लेकर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कार्बन कंजम्पशन। आपको पता होगा कि जैसे कि अभी हम ये कैसे पता करते हैं कि डायनासोर्स को मरे हुए करोड़ों वर्ष हो गए, ठीक है, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये हमको पता कैसे चलता है कि इनको इतने साल, मतलब कोई भी बॉडी कितने टाइम पहले मरी है उसका टाइमिंग हम कैसे पता करते हैं। तो किसी भी बॉडी का एज पता करने के लिए जो सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है। अभी कार्बन डेटिंग होता क्या है, सिंपल है। आप सबको पता होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एक C12 होता है और एक C14 होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14, जो कंटिन्यूसली हमारे इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो कि जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई एक गाय है, वो डेली घास चरने जाती है, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली कार्बन को कंज्यूम करती है। कैसे करती है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो प्लांट्स हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो सी जो होता है, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। C14
और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स को मिला करके CO2 बनेगा, और वो यूज़ करते हैं वो लोग अपने फूड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो C12 और C14 हमारे सभी प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं, मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें C12 एंड C14 इज़ अवेलेबल। अब गाय जो आएगी उस घास को चरती है, या जो भी घास खाने वाले लोग हैं वो सारे प्राणी, सारे जानवर वो कंज्यूम करते हैं। अब इसके बाद उनके बॉडी में C12 और C14 डेली जाता है, मतलब वो डेली घास चरेंगे तो उनके बॉडी में, उनके अंदर C12 और C14 डेली जाएगा, तो वो बैलेंस बना रहता है, ठीक है। वो कभी कम नहीं होगा क्योंकि वो दोनों चीज़ें को कंज्यूम कर रहे हैं, डेली के डेली जा रहे हैं, तो तब तक तो उनकी बॉडी में कंटिन्यू है। लेकिन जब वो प्राणी डेथ हो जाता है, तब उनके अंदर जो C12 है, C14 है, वो C12 जो होता है, C14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। वो बहुत जल्दी रेगुलेट होगा। तो जब तक वो एनिमल जिंदा रहेगा तब तक उसके अंदर C12 एंड C14 जो होता है उसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है, मतलब C12 इज इक्वल टू C14, वो इक्वल बना रहेगा। लेकिन इन डेड एनिमल क्या होता है, द रेशियो बिटवीन C12 एंड C14 चेंजेस कंटिन्यूसली। जब वो एनिमल डेथ हो जाएगा तो उसके अंदर जो C12 और C14 होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इससे क्या होगा, जब से जैसे 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 वो एनिमल डेथ होने के बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, टाइम पास होता है, तो जो डेड एनिमल के बॉडी में जो रेडियो एक्टिव C12 C14 जो होता है वो उसका रेशियो, और C12 C14 एट द टाइम ऑफ जब हम उसको चेक कर रहे होंगे उस टाइम पे उसके बॉडी में कितना प्रेजेंट है, इससे हम ये पता लगा लेते हैं कि उस एनिमल को मरे हुए कितना समय हुआ है, मतलब उसकी एज क्या रही होगी, वो कितने टाइम पहले वो मरा होगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड। तो जब ये एज पता करने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल्स का मतलब होता है कि जो एनिमल, देखो आपको बताते हैं, जब एनिमल मर जाते हैं या फिर काफ़ी समय पहले जो भी एनिमल या जो भी प्लांट्स डेथ हो जाते हैं तो वो ज़मीन में उसके कुछ प्रिंट्स पड़े होते हैं, ठीक है, कुछ उसके अवशेष जो होते हैं बच जाते हैं, जो ज़मीन के अंदर दबे हुए पड़े होते हैं। दैट पार्टिकल या दैट थिंग्स इज कॉल्ड एज फॉसिल्स, ठीक है, तो उसको हम फॉसिल कहते हैं। अब ये ग्राउंड लेवल आप देखेंगे, इसमें सबसे नीचे जो दिया है ये वर्टिब्रेट्स है, उसके बाद रेप्टाइल्स है, उसके बाद बर्ड्स एंड मैमल्स है। मतलब जो सबसे पहले मरे थे, जो सबसे पहले ज़मीन के अंदर दबे हुए थे दैट इज़ वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट थे। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उनके बाद जो दूसरी जनरेशन आई रेप्टाइल्स के, तो वो वर्टिब्रेट के कॉलम में आते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो पहले मरे थे वो हमेशा ज़मीन के एकदम नीचे थे, मतलब वो सिंपल ऑर्गेनिज्म, और एक जो सेकेंड बर्ड्स एंड मैमल्स एंड रेप्टाइल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो पहले मरे थे इसलिए वो नीचे हैं और जो बाद में मरे हैं वो ऊपर हैं, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि हमने कार्बन डेटिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स पहले उनकी डेथ हुई थी इसलिए वो ज़मीन के सबसे नीचे दबे हुए हैं, और जो ऊपर वाले हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग बाद में मरे हैं, इसके लिए उनकी डेड बॉडी कहाँ पे है, ऊपर की साइड में है, ठीक है। और इसे कहते हैं पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। सो इट सिम्स दैट द वर्टिब्रेट्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं, इनवर्टिब्रेट्स से, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक्स। तो ये कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, ठीक है। सो सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स by which they can be relate to the different groups, hence they are called as connecting link। मतलब उनके बीच में एक कनेक्शन होता है, ठीक है, that is called connecting link। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स, जो ग्रुप
हमारे पास बाहर के जो तो जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स से उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम किसी दूसरे ग्रुप से रिलेट कर सकते हैं। तो उस रिलेट करने वाली जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स। अब ये कनेक्टिंग लिंक्स को हम कैसे एलाबोरेट करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एनिमल होता है जो दूसरे दो एनिमल्स के कैरेक्टर्स को दिखाता है। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को, उस पर्टिकुलर एनिमल को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। मतलब कोई एक एनिमल होगा, वो एनिमल दो अलग अलग कैरेक्टर्स, दो अलग अलग एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक्स होगा। मतलब उसके कैरेक्टर्स जो होंगे वो उन दोनों के बीच में जो कैरेक्टर्स होंगे वो दोनों कैसे होगा, सेम होगा, उनके बीच का एक कनेक्शन होगा, मतलब उसको कहेंगे कनेक्टिंग लिंक्स। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा, यहाँ पे एक इमेज दिया है 3, इसमें पेरीपेटस है, ठीक है। तो पेरीपेटस क्या है, वो एक कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, ठीक है। ये जो पेरीपेटस है वो उसके दोनों के बीच का लिंक है। अब कैसे है वो भी हम उसको पढ़ेंगे अभी। तो जो पेरीपेटस है वो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का जो है कनेक्टिंग लिंक है। अब वो उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक कैसे होगा, तो पेरीपेटस के बॉडी के ऊपर आप देखिए कुछ सेगमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है। मतलब ये जो सेगमेंटेड बॉडी है, आप अर्थवर्म देखे होगे आपने, अर्थवर्म का भी ऊपर का जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड बॉडी होता है। और आपने कॉकरोच भी देखा होगा, कॉकरोच के ऊपर भी जो उनका जो बॉडी का ऊपर का लेयर होता है वो भी कैसा होता है, एक सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी भी, ठीक है। तो अर्थवर्म जो है वो एनिलिडा में आता है और कॉकरोच जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में आता है। तो उन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, पेरीपेटस, सॉरी। तो उनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है और दोनों का क्या होता है, उनका जो लेयर होता है ऊपर का, जो स्किन होता है वो बहुत ही थिन होता है, थिन क्यूटिकल, ठीक है। दोनों का जो स्किन होता है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला होता है। और पेरिपोडियल लिंक ऑर्गन, उनके दोनों की देखो, इसके भी बीच में इसके पैर जो दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे पैर दिख रहे होंगे, वैसे ही पैर किसको होते हैं, अर्थवर्म को भी ऐसे छोटे छोटे पैर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक। पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस अर्थवर्म एंड कॉकरोच। कॉकरोच कैसा होता है कि वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, और ये जो पेरीपेटस है उसका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनका भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, और कॉकरोच का भी। हम कैसे, हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के थ्रू होता है, लेकिन जो कॉकरोच होते हैं ये अपनी पूरी बॉडी से रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब ये उनका जो ऊपर का लेयर होता है वहाँ से उनका रेस्पिरेशन होता है कंप्लीट बॉडी से। और जो पेरीपेटस होता है उसका भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, ठीक है। तो ये उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक हो गया। तो पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस अर्थवर्म एंड कॉकरोच, मतलब एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये डेफिनेशन आप लिख लोगे, पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेप्टाइल्स पे और मैमल्स पे, ठीक है। तो ये इनका बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होगा वो ये डकबिल प्लैटपस, ठीक है। ये उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक होगा। लेकिन ये उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक कैसे होगा, हाँ, रेप्टाइल्स में जैसे कि हम स्नेक्स को ले लेते हैं, और मैमल्स में हम गाय ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लेते हैं। तो डकबिल प्लैटपस को कैसे कनेक्ट करेंगे हम देखेंगे इसको भी। तो आपको पता होगा कि जो स्नेक्स होते हैं वो एग ले करते हैं, ठीक है, और ये जो डकबिल होता है वो भी एग ले करते हैं। और मैमल्स को आपको पता है मैमरी ग्लैंड होता है, और मैमल्स में हेयर्स बहुत होते हैं, तो इसमें भी हेयर होते हैं और मैमरी ग्लैंड होता है। तो डकबिल जो होता है वो किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल्स और मैमल के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो डकबिल प्लैटपस है, ठीक है। अब ये लंग फिश क्या होता है, लंग फिश जो है उसके अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है। सो लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ फिश। फिश तो ऑलमोस्ट आपको सबको पता होगा कि फिश जो होते हैं पानी में अपना रेस्पिरेशन करते हैं, बट पानी से रेस्पिरेशन करते हैं डायरेक्टली। बट ये जो लंग फिश होता है ये अपना रेस्पिरेशन पानी के बाहर आकर ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि इनके पास लंग्स होते हैं। तो इनके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक हो गया वो क्या हो गया, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है, एम्फीबियंस मतलब होता है कि जो एनिमल्स पानी में भी रहते हैं और इस पे अर्थ पे भी रहते हैं, ठीक है। तो ये लंग फिश किसके बीच का एग्जांपल है, कनेक्टिंग लिंक है
फिश और एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब जो पानी के बाहर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। तो ये जो लंग फिश होता है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड मैम एम्फीबियंस, दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है कि सिमिलैरिटीज़ इन इनिशियल, जो उनका इनिशियल सिमिलैरिटीज़ है, इनिशियल स्टेज है, देखो ऊपर का पूरा जो पार्ट है वो आपको सेम दिख रहा होगा। दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो पार्ट है ये सबका सेम है, ठीक है। और ये जो पार्ट है थर्ड स्टेज जो है वो सभी का अलग है। फिश का अलग है, स्लैमेंडर का अलग है, टोटॉइस का अलग है, चिकन, पिग, काउ, रैबिट एंड मैन। मतलब इनका कैसा है कि जो ओरिजिन हुए हैं वो सेम एनिमल्स थे, सेम चीज़ें इनकी, सेम सिस्टम दिखता था इनका। ओरिजिन जो है, सिमिलैरिटीज़ इन इनिशियल स्टेज, जो उनका इनिशियल स्टेज था डेवलपमेंट का, एम्ब्रियो का, वो इंडिकेट्स कॉमन ओरिजिन फॉर द ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जितने भी एनिमल्स थे उनका जो ओरिजिन था, जहाँ से वो आए हैं, वो कैसा था, सेम था। इसके लिए देखो ये पूरे के पूरे सेम दिखते हैं, है ना। बाद में उनका जो डेवलपमेंट होता है तो वो डिफरेंट हो जाता है। गॉट इट। अब यहाँ हम आते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये होता क्या है नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जहाँ पे ये सभी स्पीशीज़ के बारे में लिखते हैं। तो डार्विन ने कहा सबसे पहले कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। मतलब ये कभी भी आप देखोगे ये जितने भी एनिमल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बच्चे ले करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। प्रोलिफिकली मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो अपने वंश को क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। इसलिए उनके जो बच्चे होते हैं वो 3, 4, 5, 6, आपने देखा होगा डॉग्स के भी कितने सारे बच्चे एक साथ पैदा करते हैं वो लोग, है ना। बिल्ली भी होती है, जो डक्स होते हैं उनके भी बहुत सारे बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। तो वो अपने वंश को क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए वो प्रोलिफिकली बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ऑल ऑर्गेनिजम्स कम्पीट विद ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। लाइफ थ्रेटनिंग मैनर मतलब हर इंसान, हर जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक दूसरे से फाइट करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। लाइफ थ्रेटनिंग मैनर मतलब अपने बचाव के लिए वो लोग फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। लड़ाई क्यों करते हैं? लड़ाई करने का रीज़न क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत बार जंगलों में या फिर हमारे यहाँ पे आसपास में भी देखा होगा आपने कि कुछ एनिमल्स आपस में फ़ाइट करते हैं। वो क्यों करते हैं? सिंपल है, फूड के लिए करते हैं, शेल्टर के लिए करते हैं, रहने की जगह, खाने के लिए मारामारी करते हैं वो लोग, ठीक है। अपने शेल्टर, रहने के लिए अपने लिए जगह ढूंढते हैं, इसके लिए उसके लिए फ़ाइटिंग होती है। मेटिंग के लिए फ़ाइटिंग होती है, क्योंकि उनको जगह चाहिए होता है टू रिप्रोड्यूस देयर सेल्फ, उनको रिप्रोड्यूस करना होता है। तो इसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स कम्पीट विथ ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, ठीक है। सो डार्विन ने कहा था कि ये पहला पॉइंट उन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद ये आपस में दूसरे एनिमल जो होते हैं वो फाइट करते हैं कि ताकि वो सर्वाइव कर सकें इस अपने इस इन्वायरमेंट में, उनको खाना मिल सके, रहने के लिए घर मिल सके। अभी कैसा होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको अपने प्रोटेक्शन के लिए वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, आपने देखा होगा, एक वाइट रैट आता है, वाइट चूहा होता है सफ़ेद, और एक ब्राउन वाला होता है, ठीक है। अगर इनको रेगिस्तान में हम छोड़ दें, ठीक है, किसी भी डेजर्ट में हम छोड़ दें, तो वहाँ पे कौन सा वाला चूहा जल्दी दिखेगा? वाइट वाला। तो उसको इजीली कोई भी देख करके, जैसे ईगल माउस को चूहे को खाता है, रैट को, ठीक है, तो वो उसको उठाकर लेकर जा सकता है। बट जो ब्लैक वाले होंगे उनको वो लोग दिखाई नहीं देंगे रेत में, ठीक है। तो मतलब वो उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है ना। तो यहाँ पे आप दिया है, देख सकते हैं आप लोग कि in this competition only those organisms sustained which shows the modification essential for winning द कंपटीशन को जीतने के लिए एक मॉडिफिकेशन, मतलब वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। उनका कलर कैसा है? ब्राउन है, ब्लैक है, जो भी है, ठीक है। तो उससे वो क्या होता है, दिखाई नहीं पड़ते हैं रेत के अंदर, और वो वही कैरेक्टर अपने आगे वाले जो जनरेशन आती है उसको वो वही कैरेक्टर के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाउएवर बिसाइड दिस नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव।
एंड रेस्ट पेरिश, मतलब जो लोग यहाँ पे फिट हैं वही यहाँ पे रहने के लिए कैपेबल हैं, जो अनफिट है वो यहाँ पे रहने लायक रह नहीं सकते, क्योंकि उन अगर वो फाइट होगी तो वो तो चले जाएंगे, उनको तो मार दिया जाएगा। तो जो फिट एंड फाइन होगा वही यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है कंटिन्यू, ठीक है। तो ये डार्विन ने कहा था। फिर सबको पता है कि जब भी कोई थ्योरी आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक दूसरा एक साइंटिस्ट आएगा जो उसको वापस से कहेगा कि ये ऐसा है, इसमें गलतियाँ हैं। तो इसके भी थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स निकले थे, कुछ पॉइंट्स जो थे निगेटिव निकले। तो हम इसको पहले एक बार रिपीट कर लेंगे कि ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शोज द मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन, और सस्टेनिंग एंड सिलेक्ट ऑर्गेनिजम्स can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own characters, own specific character। वो अपने कैरेक्टर के साथ उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब इनके बीच में देखो, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, बहुत लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। बट फिर भी क्या हुआ कि हाउएवर सम ऑब्जेक्शन वेर टेकन रेज्ड अगेंस्ट दिस थियरी, उसके अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शंस क्रिएट किए गए। पहला था, नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एवोल्यूशन, है ना। देखो यहाँ पे ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। सही बात है, म्यूटेशन भी कोई चीज़ होती है, सिर्फ एवोल्यूशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फिर डार्विन ने कहा डार्विन डजन मेंशन की एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। उन्होंने यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन को भी क्या नहीं किया, मेंशन नहीं किया। एंड उन्होंने और एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया कि स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस जो होता है, स्लो प्रोसेस जो होता है, स्लो चेंजेस जो होते हैं, वो भी उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया। सो देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस, मतलब जो धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं, हमने देखा होगा म्यूटेशन से चेंजेस होते हैं कंटिन्यूसली एक वाइड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो वो भी उन्होंने मेंशन नहीं किया था। इसके लिए उनकी थियरी को क्या किया गया, ऑब्जेक्शन लिया गया कि ये ऐसा नहीं हो सकता। ओके